नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन को न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर भी चौतरफा घेर लिया। जहां चीन के खिलाफ भारत ने सीमा पर मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दुनिया के कई शक्तिशाली देश भी चीन के खिलाफ भारत के समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो चलिए एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि आखिर भारत के साथ विवाद के बाद चीन को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है। गलवान घाटी में हिंसा के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत चीन के खिलाफ हर मोर्चे पर पुख्ता तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वो आर्थिक हो, सामरिक हो या फिर कूटनीतिक। 15 जून की रात हुई इस खूनी झड़प के बाद 20 दिनों में भारत ने ड्रैगन को 20 बड़े झटके दिए हैं। आइए जानते हैं ड्रैगन को कुचलने वाले कौन से हैं वो 20 बड़े फैसले। 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध। चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई 29 जून 2020 की शाम हुई, जब 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया। इसमें टिकटॉक के अलावा डीयू रिकॉर्डर, लाइकी, हेलो, वीगो वीडियो समेत कई प्रचलित ऐप थे। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक केवल टिकटॉक और हेलो ऐप पर बैन से चीन की बाइट डांस कंपनी को लगभग 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। 5G की रेस से चीन की छुट्टी। भारत में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए चीनी कंपनियों के साथ अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों BSNL और MTNL ने भी 5G सेवा विस्तार के लिए चीनी कंपनियों को ठेके दिए थे, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। ड्रैगन को 21,000 करोड़ का करंट। 3 जुलाई को भारत सरकार के बिजली मंत्री RK सिंह ने चीन और पाकिस्तान से बिजली उपकरण आयात बंद करने की घोषणा की है। भारत प्रतिवर्ष 71,000 करोड़ रुपए के बिजली उपकरण आयात करता है, जिसमें से 21,000 करोड़ के उपकरण अकेले चीन से आते थे। कानपुर आगरा मेट्रो ठेके से चीनी कंपनी बाहर। वहीं 3 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कोच सप्लाई की निविदाएं खुलने पर चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया। दोनों प्रोजेक्ट में 67 ट्रेनों के लिए कोच की आपूर्ति होनी थी, लेकिन अब ये ठेका गुजरात की बॉम्बार्डियर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। बिहार में चीनी कंपनियों से छिना 29.26 अरब का ठेका। नीतीश सरकार ने 28 जून को पटना में गंगा नदी पर बनने वाले पुल का ठेका निरस्त कर दिया। ये पुल मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनना है। साथ लगभग 15 किलोमीटर की सड़क भी बननी है। पूरा ठेका 29.26 अरब रुपए का है। प्रोजेक्ट में चुने गए 4 ठेकेदारों में से 2 के पार्टनर चाइनीज थे, इसलिए ठेका रद्द कर दिया गया। रेलवे ने 471 करोड़ का ठेका किया रद्द। कानपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच सिग्नलिंग के लिए साल 2016 में चीनी कंपनियों को 471 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। रेलवे ने मौजूदा तनाव के बीच ये ठेका रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार की ई-बस प्रोजेक्ट से भी चीन की छुट्टी। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए राज्य में 1000 ई-बसें उतारने की तैयारी में है। इसके लिए चीन से बस के पार्ट्स खरीदकर भारत में असेंबल करने की योजना थी। अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि चीन से कोई भी पार्ट्स नहीं खरीदा जाएगा।
दिल्ली ने यूरोपीय देशों में संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। चीनी सामानों पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी। पिछले दिनों भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसमें चीन निर्मित खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर सामान शामिल है। इससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। भारतीय बाजारों से चीनी उत्पाद गायब। वहीं इधर बाजार में भी चीनी मोबाइल से लेकर अन्य उत्पादों की बिक्री लगभग बंद हो गई है। व्यापारियों ने भी चीनी उत्पाद से तौबा कर ली है। बिहार में हर महीने चीन से करीब 600 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो तेजी से सिमट रहा है। दिल्ली के व्यापारियों ने भी चीनी सामान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दीपावली के अवसर पर आने वाला सामान भी बाजारों में दिखाई नहीं देगा। एफडीआई के जरिए चीनी निवेश पर नियंत्रण। भारत चीन के बीच 5 मई को शुरू हुई तनातनी के बाद मोदी सरकार ने एफडीआई के जरिए चीनी कंपनियों के निवेश को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके लिए भारत सरकार ने संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं। मालूम हो कि साल 2009-2010 में चीन का भारतीय कंपनियों में निवेश 4.1 करोड़ डॉलर था। साल 2014-15 में चीन ने भारतीय कंपनियों में सबसे ज्यादा 49.48 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। साल 2018-19 में चीनी निवेश 22.9 करोड़ डॉलर और 2019-20 में 16.38 करोड़ डॉलर था। लेकिन अब आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में भी चीन को तगड़ा झटका लगेगा। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं इसके अलावा चीन को जो 10 अन्य झटके मिले हैं वो इस तरह से। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम से चीनी कंपनियां बाहर। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनियों को दिए 5,000 करोड़ रुपए के ठेके रोके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे और टोल प्रोजेक्ट में भी चीनी कंपनियों पर रोक लगाई। पीएम मोदी ने चीनी सोशल मीडिया वीबो छोड़ा। रूस की S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 33 नए फाइटर प्लेन और इजरायली एडवांस स्पाइस 2000 बम जैसे रक्षा सौदों में तेजी। इंडियन नेवी ने हिंद महासागर तो अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार चीन को घेरा। हांगकांग को लेकर चीनी संसद में पास हुए तानाशाही कानून पर भारत ने पहली बार दिया बयान। यूएस यूके पहले ही जता चुका है चिंता। भारतीय कूटनीति में फंसा ड्रैगन। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत कई देश भारत के साथ खुलकर खड़े हैं। गलवान हिस्सा के बाद भारत ने चीनी सीमा पर बढ़ाई सैन्य ताकत, मिसाइल और अत्याधुनिक तोप तैनात। भारत चीन सीमा पर सैनिक बिना हथियारों के गश्त करते थे, लेकिन गलवान हिस्सा के बाद भारत ने सैनिकों को हथियार रखने की छूट दी। गौरतलब है कि भारत के साथ दुश्मनी चीन को कई मोर्चों पर भारी पड़ी है। जहां 15 जून को हुई मुठभेड़ में 43 चीनी सैनिक मारे गए, तो वहीं विश्व स्तर पर चीन के खिलाफ एकजुट हुए देश भी भारतीय कूटनीति का ही नतीजा है, जिससे आज चीन की दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना अधर में लटक गया है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
चलिए अब बात नेपाल की करते हैं। भारत विरोधी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी अब रहेगी या फिर जाएगी, इस बात का खुलासा अब सोमवार को ही होगा। लेकिन मौजूदा समय में ओली के खिलाफ जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अब ओली कुर्सी पर ज्यादा दिनों तक टिके नहीं रह सकते। इस रिपोर्ट में आप देखिए। नेपाल की सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब टूट की कगार पर है। उसके अध्यक्ष और प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। ओली ने शनिवार शाम को हुई कैबिनेट की आपात बैठक में अपने साथियों से कहा कि वे साफ बताएं कि वो किसकी तरफ है, किसका समर्थन करेंगे या उनकी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि पार्टी और देश मुश्किल में है। ये जानकारी बैठक में मौजूद एक मंत्री ने दी है। हालांकि बैठक में हुई औपचारिक बातचीत का ब्यौरा जारी नहीं किया गया। ओली ने जल्द बड़ा फैसला लेने के दिए संकेत। वहीं दूसरी तरफ केपी ओली ने ये संकेत दिया कि वो जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी टूट की कगार पर है। दरअसल ओली पर प्रधानमंत्री पद और पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का दबाव है। उनके सामने इन दोनों पदों को बचाने की चुनौती है। प्रचंड बना रहा इस्तीफे का दबाव। वहीं एनसीपी को टूट से बचाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए कुछ मझोले नेता दोनों पक्षों को चेतावनी भी दे रहे हैं। अब आम सहमति बनाने के लिए पार्टी की बैठक सोमवार तक के लिए टाल दी गई है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई वाला बागियों का गुट ओली पर इस्तीफे का दबाव बना रहा है। प्रचंड को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन। दरअसल प्रचंड ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाने और पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। दहल को माधव नेपाल और झालानाथ खनल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन है। हालांकि ओली इन खबरों को खारिज कर रहे हैं। ओली और प्रचंड की पिछली बैठक शुक्रवार को हुई थी। ये करीब 3 घंटे चली थी। इसमें प्रचंड ने ओली के इस्तीफे की मांग दोहराई। हालांकि बाद में उन्होंने इस दावे को खारिज किया और कहा कि उनके बीच इस्तीफे से इतर कुछ अन्य मुद्दों पर बात हुई। ओली गुट में सिर्फ 2 नेता। गौरतलब है कि नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर अभी भी संशय बरकरार है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकांश नेताओं की ओर से इस्तीफे का दबाव बढ़ाने के बावजूद ओली अपनी ही चाल से विरोधी गुट को मात देने में लगे हुए हैं। दरअसल नेपाल के सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे पावरफुल इकाई सचिवालय समिति के 9 में से 6 सदस्यों ने प्रधानमंत्री को सोमवार तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। ओली के विरोध में रहे पुष्प कमल दहल प्रचंड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल और झालानाथ खनल, पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, ओली कैबिनेट में गृह मंत्री रहे राम बहादुर थापा ने शनिवार को अलग से बैठक की थी। यानी कि ओली के साथ अब महज 2 ही नेता रह गए हैं। एक सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे ईश्वर पोखरेल और दूसरे पार्टी के महासचिव विष्णु पौडेल। लेकिन अभी सोमवार को क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। पटियाला जिले का एक ऐसा खिलाड़ी जो कि दोनों बाजू ना होने के बावजूद भी
साइकिलिंग करता है और पेंटिंग भी करता है। यहां तक कि वो सिंगापुर और मलेशिया तक खेल चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पटियाला के नजदीक पड़ते पातड़ा के रहने वाले जगमिंदर सिंह की, जो कि उन नौजवानों के लिए मिसाल बन चुका है जो कि नशे की लत में अपना जीवन दलदल में झोंक देते हैं। पैरों से पेंटिंग करते और हाथों से साइकिलिंग करता ये नौजवान, जो कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत के लिए खेल चुके हैं। पातड़ा के रहने वाले जगमिंदर सिंह के दोनों बाजू ना होने के बावजूद भी कभी मायूस नहीं हुए और जगमिंदर की इसी लगन और हौसले को देखते हुए आज वो नौजवान के बीच ऐसी मिसाल बन चुके हैं जिसे देखकर हर कोई कहता है कि वाह क्या बात है। जी हाँ, जगमिंदर 8वीं कक्षा से साइकिलिंग और ड्राइंग करता है और पेंटिंग में तो वो मास्टर बन चुके हैं। बता दें कि जो काम लोग हाथ से भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, उन कामों को जगमिंदर अपने पैरों से बखूबी करता है, जैसे सब्जी काटना, दरवाजा खोलना, ड्राइंग बनाना और भी बहुत कुछ। जगमिंदर की उम्र अभी 29 वर्ष की है और वो स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इस बारे में जब हमने जगमिंदर से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं 8वीं क्लास से साइकिलिंग और पेंटिंग करता आ रहा हूं। पहली बार साइकिल मेरी बहन के लिए लाई गई थी, लेकिन मुझे भी साइकिल चलाने का शौक था। हालांकि जब मैंने साइकिल चलाता था तो घर वाले मुझे साइकिल चलाने से रोकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मैं चोट न खा लूं। हालांकि इसके बाद भी कभी साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। जगमिंदर बताते हैं कि मेरा जोश उस समय और बढ़ गया जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लाइब्रेरियन सर राकेश मोहिंदर ने मुझे साइकिल दिया और ट्रेनिंग भी दी। इसके अलावा जगमिंदर ने और क्या क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। हमें अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों से डर लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, या फिर अगर मैं गिर गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं पीछे हट गया जब मेरे चोट लगी तो क्या होगा। मतलब उन चीज़ों से आपकी लाइफ में या आपके दिमाग पे किसी तरह का मुझे लगता है कि कोई असर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ने की सोच रखते हो तो क्योंकि ये चीज़ें आपको पीछे लेकर जाती हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करती हैं। सो अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होती तो फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर आप जो सफलता है वो आपके कदमों के नीचे होती है, कदमों में होती है। तो ऐसा ही कुछ मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल किया था। तो साइकिल मैंने अपने आप सीखा, जिसमें मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, और मगर हाँ, परमात्मा का मुझे पूरा सपोर्ट रहा इस चीज़ के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने रेगुलरली साइकिल सीखते सीखते बहुत सारे कोचेज़ के पास जाता था कि मुझे कोई साइकिलिंग ट्रेनिंग मिल जाए। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर फिर चलते चलते मुझे राकेश महिंद्रा सर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो वो लॉ डिपार्टमेंट में है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया साइकिलिंग में, मेरे लिए साइकिल अरेंज की, मुझे साइकिल की बहुत सारी गाइडेंस दी, गियर कैसे डाल सकते हो, कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। तो उसके बाद मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल है। उसके बाद फिर हमने रेगुलरली 212 किलोमीटर, 208 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और अभी पिछले साल मैंने मलेशिया में एक सिटी है मलाक्का, और मलाक्का से लेकर सिंगापुर के सेंट्रल गुरुद्वारे तक हमने 270 किलोमीटर साइकिल राइड की है। तो मतलब वो सब चीज़ें फिर ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे आप लाइफ में आगे स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, आप बहुत ही शिद्दत से आप आगे बढ़ते हो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। वहीं इसके साथ ही जगमिंदर ने अपने पेंटिंग के प्रति प्यार का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मैंने सिंगापुर में आर्ट पेंटिंग एग्जीबिशन किए हैं और हमेशा से ही मेरा शौक रहा है कि मैं पेंटिंग के जरिए लोगों को संदेश दूं कि गुरु महाराज के चरणों में सर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग आपको देखकर मुंह फेर लेते हैं और कुछ लोग हमेशा ही आपका सहारा बनते हैं। और ऐसे ही एक शख्स की बात जगमिंदर ने आप बोली। जी, साइकिलिंग के अलावा मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है।
और ड्राइंग, पेंटिंग और मुझे ताइक्वांडो का भी काफ़ी शौक है। मैं ताइक्वांडो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया है, तो आई होप सो मुझे उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सच ही कहा है जगमिंदर ने, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, जो हौसलों से उड़ान होती है। और हौसले बुलंद हो तो कामयाबी भी खींची चली आती है, जो कि जगमिंदर ने करके दिखाया है। पटियाला से अविनाश कंबोज की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 6 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके के बख्खारबा गांव में एक दर्दनाक हादसा उस समय हो गया जब आग में झुलसने से 6 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई। इस हादसे में 3 महिलाएं बेहद गंभीर रूप से झुलसी हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यहां जन्मदिन केक में इस्तेमाल होने वाली पेंसिल मोमबत्ती बनाई जाती है और ऐसा बताया जा रहा है कि बर्थडे कैंडल वाली मोमबत्तियों को बनाने वाले बारूद का भी इस्तेमाल किया जाता है। और आशंका जताई जा रही है कि बारूद में आग लगने के बाद ही इतनी आग लगी, जिसके बाद यहां पर 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमें 4 बजे कॉल आया था और लगभग मैं 6 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँच गया था वहाँ से। उसके बाद जो हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे एक बताया गया, आसपास के गाँव वालों ने बताया कि एक धमाका हुआ था यहाँ पे। ये कैंडल लाइट फैक्ट्री थी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 7-8 डेड बॉडी निकल चुकी है यहाँ से। डेड बॉडी में 6 फीमेल थी और 1 मेल था और 1 बच्ची की बता रहे थे। इतना ही होने के बाद फिर मैंने आगे अपना ऑपरेशन सर्च किया, जाके देखा तो वहाँ पे जेसीबी काम कर रही थी, उसने पूरा क्लियर कर दिया तो वहाँ पे और कोई नहीं था। अब कोई नहीं दबा हुआ? अब कोई नहीं है वहाँ पे। अच्छा, कुछ हादसे का कारण अभी तक कुछ पता लगा? कुछ इसका कंफर्म नहीं हो पाया कि हादसा हुआ कैसे। जान बचाने का भी नहीं मिला मौका। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जहां ये लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर छप्पर था और बिजली की तार इन पर गिर गई, जिसके चलते आग लग गई और छप्पर भरा भरा कर नीचे गिर पड़ा। इसी वजह से यहां काम कर रहे लोगों की जान बचाने का मौका नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक 6 महिलाओं और 1 पुरुष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 महिलाएं गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। मोदी नगर के इस क्षेत्र में जहाँ बैठे हुए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है कि यहाँ पर जो बर्थडे कैंडल होती है उसको बनाने का काम चल रहा था और उसमें बारूद का इस्तेमाल होता है। उस बारूद में आग लगी है और जिससे 7 लोगों की जो है मृत्यु हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यहाँ प्रथम दृष्टया पहुँचने पर जानकारी मिली और कुछ हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि चौकी इंचार्ज की भूमिका बहुत नकारात्मक रही है, तो तात्कालिक प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया है और पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच भी आदेशित कर दी गई है। साथ ही जिसके परिसर में ये काम हो रहा था उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुआवजे के लिए इसमें निर्देश दिए गए। पहले इनको प्रति परिवार जो मृतक हैं उनको 4 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जो घायल हैं उनका निःशुल्क उपचार होगा, 50,000 रुपये भी उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम योगी ने जताया दुख। वहीं इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने और गहरा दुख जताया है और साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर जानकारी भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर में बखरबा गांव में मोमबत्ती के कारखाने में आग लगने की घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों को प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। गौरतलब है कि इस तरह के मामले पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये नहीं कि इस बारे में प्रशासन कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपसी मिलीभगत के चलते इन फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ये अवैध फैक्ट्रियां हर बार मासूम लोगों की जान ले लेती हैं।
अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेवार कौन है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। चलिए, क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।